and welcome. I'm Raj Roy and you are watching my YouTube channel English with Raj Roy Soni. In the previous lecture, we covered 70 important pronoun error detection questions, and today's session brings this journey to a close as we complete the final lecture on pronoun error detection. So without any further ado, let's begin. Start करते हैं स्टेटमेंट नंबर 71 से. Respect you and you will be respected. हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, जहां पर हमने पढ़े थे कि माई सेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, अवरसेल्फ, सेल्फ और सेल्फ से जो ये प्रोनाउंस बने हैं इन्हें हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. उनके दो टाइप्स होते हैं, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव जो है वो रिफ्लेक्ट करता है काम को, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों सिमिलर होते हैं. एम्फेटिक जो प्रोनाउन होता है वो एम्फेसिस के लिए हम यूज करते हैं. और यहाँ पर जो सेंटेंस है वो कह रहा है रेस्पेक्ट यू, यू विल बी रेस्पेक्टेड. आप खुद को इज्जत देंगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, आप खुद को इज्जत दीजिए तो लोग आपको इज्जत देंगे. रेस्पेक्ट यू जो सेंटेंस का जो फ्रैक्शन है ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है. इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, जिसे हम यू कहते हैं. यू रेस्पेक्ट यू, आप खुद को इज्जत दें. अब यू रेस्पेक्ट देगा और यू रेस्पेक्ट किसको देगा? खुद को रेस्पेक्ट देगा, तो लोग उसकी रेस्पेक्ट करेंगे. अगर यू खुद को रेस्पेक्ट देगा, अगर जो सब्जेक्ट है वही काम कर रहा है, उस पर ही असर हो रहा है, तो हम वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यू का योरसेल्फ होता है. तो जो हमारी करेक्शन होगी वो पार्ट ए में होगी. रेस्पेक्ट योरसेल्फ एंड यू विल बी रेस्पेक्टेड. स्टेटमेंट नंबर 72. एवरीवन एक्सेप्ट ही वाज आस्क्ड टू लीव द हॉल. ये भी हमने जो है पिछले जो लेक्चर हमारा हुआ था जहां पर हमने सेंटेंसेस पढ़े थे, 68 जिस तरह का सेंटेंस था, जहां पर हमने ये बात कही थी कि जो प्रीपोजिशन आते हैं उनके बाद में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है. और यही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं. एक्सेप्ट जो होता है वो प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन के बाद में हमें ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगाना होता है. सो हमारी जो करेक्शन होगी वो पार्ट बी में होगी. एवरीवन एक्सेप्ट ही वाज आस्क्ड टू लीव द हॉल. यहाँ पर जो ही है वो सब्जेक्ट है और हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट की नीड है, तो हम लगाएंगे everyone except him was asked to leave the hall. Statement number 73. Persons like you and I are rarely seen doing such an ordinary jobs. यहाँ पर भी सेम एरर है जो हमने 68, 72 में देखी है. प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है. लाइक जो वर्ड है वो वर्ब भी हो सकता है, वो जो है वो प्रीपोजिशन भी हो सकता है. जब लाइक वर्ब की मीनिंग दे तो उसे हम कहते हैं पसंद करना, और जब लाइक मीनिंग दे प्रीपोजिशन की तो वहां पर होता है मुझ जैसा या तुम जैसा. तो सेंटेंस ये कह रहा है कि तुम्हारे और मुझ जैसे जो लोग होते हैं वो ऐसी ऑर्डिनरी जॉब्स करते कम दिखाई देते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो लाइक की मीनिंग है वो लाइक की मीनिंग पसंद करने के सेंस में नहीं है. लाइक की मीनिंग सेंस इसमें है कि रिजेंबल के सेंस में, मतलब तुम और मुझ जैसे. अगर लाइक ये मीनिंग दे रहा है तो लाइक यहाँ पर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में भी हमें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं. सो करेक्शन हमारी पार्ट ए में होगी. पर्सन्स लाइक यू एंड मी आर रेयरली सीन डूइंग सच ऑर्डिनरी जॉब्स. स्टेटमेंट नंबर 74. आई शैल बी ग्लेड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन देयर स्टडीज. हम यहाँ पर बॉयज में से हर एक बॉय की बात कर रहे हैं. जब हम हर एक बॉय की बात कर रहे हैं तो हमें वहां पर सिंगुलर लगाना होता है, प्लूरल नहीं लगाना होता. और यहाँ पर हमने देयर स्टडीज लगाया है, जबकि हम बात बॉयज में से हर एक बॉय की बात कर रहे हैं. तो हमारी जो एरर है वो फ्रैक्शन सी में एरर है. हमें यहाँ पर प्लूरल नहीं सिंगुलर लगाना होगा. तो उसका करेक्ट जो होगा सेंटेंस वो होगा आई शैल बी ग्लेड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन हिज स्टडीज. स्टेटमेंट नंबर 75. ही इज द बेस्ट प्लेयर हु एवर प्लेड फॉर हिज टीम. हमने ये पहले पिछले लेक्चर में हमने ये कवर किया है कि रिलेटिव प्रोनाउंस दैट के साथ कुछ वर्ड्स हैं जो हम लगाते हैं, जो अगर वो वर्ड्स उनके साथ आ गए तो हमें जो है वहाँ पर दैट लगाना होता है और उसके साथ कोई और रिलेटिव प्रोनाउन फिक्स नहीं हो सकता. जैसा कि सुपरलेटिव्स के साथ, ऑल के साथ और नन के साथ, नोबडी, एवरीबॉडी. ठीक है ना. और जो भी ये सारे आ गए द सेम के साथ हम वहाँ पर दैट का यूज करते हैं और विच हु का यूज नहीं करते. तो हमारा जो सेंटेंस है ही इज द बेस्ट प्लेयर हु एवर प्लेड फॉर दिस टीम. यहाँ पर जो बेस्ट है, द बेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ हम दैट का यूज करते हैं, हु का यूज नहीं करते. ही इज द बेस्ट प्लेयर दैट एवर प्लेड फॉर दिस टीम.
स्टेटमेंट नंबर 76, 77 और 78 जो है वो रिपीट हुए हैं और हमने ये पहले कवर किए हुए पिछले लेक्चर में। 76 का करेक्ट होगा, शी इज द गर्ल whom he loves and whom he wants to marry। स्टेटमेंट नंबर 77 हमने अभी किया है, रेस्पेक्ट योरसेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड। स्टेटमेंट नंबर 78, एवरीवन एक्सेप्ट हिम वाज आस्क्ड टू लीव द हॉल। स्टेटमेंट नंबर 79, व्हिच दे फाउंड इन द केव वाज अनबिलीवेबल। जो कुछ भी केव में देखा वो अनबिलीवेबल था। which, that, who और whom जो है वो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इन्हें हम कनेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं क्योंकि ये एंटीसीडेंट से लिंक करते हैं। इनसे पहले एंटीसीडेंट आता है जिससे ये फर्दर डिफाइन करते हैं। जैसा हमने पिछले सेंटेंस में पढ़ा है, ही इज द बेस्ट प्लेयर दैट एवर प्लेड फॉर हिज टीम। दैट एवर प्लेड फॉर दिस टीम, ये जो पार्ट है सेंटेंस का, ये किसको डिफाइन कर रहा है? ये प्लेयर को डिफाइन कर रहा है। और दैट से पहले एक नाउन आ रहा है जो प्लेयर है, और जो प्लेयर है वो एंटीसीडेंट है। सो कहने का मतलब ये कि दैट, विच, हु और वाट जो होते हैं वो कनेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इनसे पहले हम एंटीसीडेंट लगाते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि विच दे फाउंड इन द केव वाज अनबिलीवेबल। जो कुछ भी उन्होंने केव में देखा वो अनबिलीवेबल था। अब यहाँ पर किसी वर्ड को डिफाइन नहीं कर रहा, हमें नहीं मालूम कि उन्होंने केव में क्या देखा, कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं हो रही, तो मतलब ये कि यहाँ पर एंटीसीडेंट नहीं है। और एक ही ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कनेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, जो रिलेट करता है लेकिन विदाउट एंटीसीडेंट करता है, और वो रिलेटिव प्रोनाउन वॉट है। तो हमारे जो एरर है वो पार्ट ए में एरर है। वॉट दे फाउंड इन द केव वाज अनबिलीवेबल, ये जो सेंटेंस होगा ये करेक्ट सेंटेंस होगा। हमें जहन में रखना होगा कि विच, दैट, हु और हुम जो होते हैं उन्हें हम कनेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, और वाट जो होता है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। वॉट से पहले कोई भी एंटीसीडेंट नहीं आता जिसे वो डिफाइन करे। विच, दैट, हु और हुम के साथ उनसे पहले जो हम रिलेटिव प्रोनाउंस से पहले हम एंटीसीडेंट लगाते हैं जिसे वो फर्दर डिफाइन करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 80, द मैन हुम इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड। वो आदमी जो ईमानदार होगा उस पर यकीन किया जाएगा। यकीन किस पर किया जाएगा? जो ईमानदार होगा। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो हमारा हुम यहाँ पर सेंटेंस में यूज हुआ है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हमारी क्योंकि एरर जो है वो पार्ट बी में है, वी नो दैट। तो देखें, द मेन इज ट्रस्टेड, हम जो सेंटेंस को फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं, द मेन इज ट्रस्टेड, आदमी पर यकीन किया जाएगा। द मेन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, इज जो हमारा है वो हेल्पिंग वर्ब है, और ट्रस्टेड जो हमारा वो वर्ब है। ठीक है, आदमी पर यकीन किया जाएगा। ये जो सेंटेंस का जो क्लॉज जो हमारी बन रही है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज बन रही है जिसकी मीनिंग कंप्लीट है। आदमी पर यकीन किया जाएगा। अब सवाल ये है कि किस आदमी पर यकीन किया जाएगा? वो आदमी जो ईमानदार होगा। ठीक है ना? तो हम देखें जो नेक्स्ट जो हमारा जो इसमें पार्ट बचता है वो क्या है? इज ऑनेस्ट। इज जो हमारा वो है लिंकिंग वर्ब है, और जो आप हमारा ऑनेस्ट है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। जब हमारे पास एक जो सेंटेंस का फ्रैक्शन है उसमें हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बन रही है, और दूसरा जो फ्रैक्शन है उसमें सिर्फ लिंकिंग वर्ब और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, तो हमें जो ज़रूरत है वो सब्जेक्ट की ज़रूरत है। ठीक है ना? तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है, हमें सब्जेक्ट लगाना है। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, वो आदमी जो ईमानदार होगा उस पर यकीन किया जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 82, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज इन द क्लास। इस सेंटेंस नंबर 82 में कोई भी एरर नहीं है, लेकिन हमें एक रूल ज़हन में रखना है कि नीदर और नॉर के बाद में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस तरह करते हैं। नीदर और नॉर, या इधर और आर के बाद में आने वाले, नॉर और के बाद में जो वर्ड आएगा, जो नाउन आएगा, अगर वो प्लूरल होगा, ठीक है, तो हम वहाँ पर जो वर्ब लगाएंगे वो भी प्लूरल होगी। अगर वो सिंगुलर होगा तो हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। इस सेंटेंस में देखें, नीदर द स्टूडेंट्स नोर द टीचर वॉज इन द क्लास। नोर के बाद में हमने टीचर लिखा है जो कि सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब वॉज इस्तेमाल किया है। अगर हम यहाँ पर सेंटेंस को इस तरह कहें, नीदर द स्टूडेंट नोर द टीचर्स वॉज इन द क्लास, तो वो गलत हो जाएगा। अगर हम टीचर्स वर्ड यूज कर रहे हैं नोर के बाद में, तो हमें वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा। सो सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 83, हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम। बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल इंग्लिश में जब हम कंपैरिजन करते हैं देन से, तो हमें जहन में रखना होता है कि देन के बाद में हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं, हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन और वर्ब का यूज़ करना होता है, लाजमी है मोर फॉर्मल इंग्लिश में। अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चल जाता है, लेकिन अगर हम फॉर्मल और एकेडमिक इंग्लिश की बात करें तो हमें देन के बाद में सब्जेक्टिव प्रोनाउन और वर्ब का यूज़ करना होता है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, हिज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन ही इज। यहाँ पर सी पार्ट में एरर है।
स्टेटमेंट नंबर 84, द होटल्स ऑफ इस्लामाबाद आर मोर लग्जरियस देन कराची। हमने इस तरह का सेंटेंस पहले भी पढ़ा है जहाँ पर हमने फर्नीचर और कराची की बात की थी। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की जो होटल्स हैं वो कराची से बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस है। हम कंपैरिजन जो कर रहे हैं वो इस्लामाबाद की होटल्स और कराची की कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कि नहीं बनती। हम होटल्स और सिटी की कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर हमें कंपैरिजन करनी है तो हमें सिटी और सिटी की कंपैरिजन करनी होगी, और अगर हमें कंपैरिजन करनी है तो हम होटल्स और होटल्स की कंपैरिजन कर सकते हैं। हम इस तरह भी इसे कह सकते हैं, द होटल्स ऑफ इस्लामाबाद आर मोर लग्जरियस देन द होटल्स ऑफ कराची। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखें दूसरे पार्ट में, द होटल्स ऑफ हमने जो है पहले फ्रैक्शन में भी पढ़ा है, दी होटल्स ऑफ इस्लामाबाद, द होटल्स ऑफ कराची। द होटल्स ऑफ जो वर्ड है, जो फ्रेज है, वो रिपीट हो रही है बार बार, और नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए ही हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर प्रोनाउन जो लगाएंगे वो होगा दोज ऑफ। द होटल्स ऑफ इस्लामाबाद आर मोर लग्जरियस देन दोज ऑफ कराची। इस्लामाबाद की जो होटल्स है वो कराची की होटल से बहुत ही ज्यादा लग्जरियस है। स्टेटमेंट नंबर 85, वन मस्ट रेस्पेक्ट हिज और हर नेशन। पार्ट सी में रह रहे, हमने बहुत बार पढ़ा है कि वन के साथ जो हम पजेसिव जो लगाएंगे वो वंस होता है, ठीक है। वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस कंट्री, हिज और हर कंट्री नहीं होगा। स्टेटमेंट नंबर 86, ईदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स कैन विन द प्राइज। 5 स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट प्राइज जीत सकता है। हमने पहले पढ़ा है कि नीदर का यूज हम करते हैं जब हमें बात करनी हो 0 आउट ऑफ 2 में से। हम ईदर का यूज कर रहे हैं जब हमें 2 में से एक की बात करनी हो। अगर हम बहुत से लोगों में से कोई भी नहीं का, अगर हम जो है वो रीजन देना चाहते हैं तो हम वहां पर नन का यूज करते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि 5 स्टूडेंट से उनमें से सिर्फ एक। जब 5 में से एक की बात हो रही है तो हम वहां पर ईदर का यूज नहीं करते। ईदर का यूज होता है 2 में से एक के लिए। और बहुत ज्यादा में से, 2 से ज्यादा में से अगर हमें एक की बात करनी हो तो वहां पर हम एनी यूज करते हैं, ईदर यूज नहीं करते। फ्रैक्शन ए में रहे, ईदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स कैन विन द प्राइज ना होकर एनी ऑफ द 5 स्टूडेंट्स कैन विन द प्राइज। स्टेटमेंट नंबर 87, ऑल हु ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर वो चीज जो चमकती है वो गोल्ड नहीं होती। अगर इंसान चमकते तो हम कहते कि वो, हम वहां पर लेटर प्रोनाउन हु लगा लेते। अगर कोई चीज चमक रही होती तो हम वुच लगा लेते। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो कुछ भी चमकता है वो गोल्ड नहीं होता। चमकते तो इंसान भी हैं, चमकती तो चीज भी है। यहाँ पर दोनों बातें हो रही है। और हमने पहले ही पढ़ा है कि सुपरलेटिव के साथ, ऑल के साथ और द सेम के साथ, नन के साथ हम जो है लेटर प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं, वुच और हु का यूज नहीं करते। तो हमारा जो मिस्टेक है वो पार्ट बी में, और हम इसकी करेक्शन करेंगे, ऑल that glitters is not gold. Statement number 88, the man and his dog who had entered the office premises turned out by the security officials. जब हमें बात करनी हो एक ह्यूमन बींग की और एक जो है एनिमल की, और हमें अगर बात करनी हो एक ह्यूमन बींग की और हमें किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करनी हो, तो हम वहां पर लेटर प्रोनाउन which, who और whom ना लगाकर that का यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 88 में हम that लगाएंगे। The man and his dog that entered the office premises were turned out by the security officials. Statement number 89, I have a friend whose mother is a doctor. मेरा एक दोस्त है जिसकी मदर जो है वो डॉक्टर है। Who is mother a doctor? Who और apostrophe s का जो मीनिंग निकलता है वो होता है who is। और हम यहाँ पर पोजीशन की बात कर रहे हैं। मेरा जो फ्रेंड है उसकी मदर जो है वो डॉक्टर है। मेरा जो फ्रेंड है उसकी मदर डॉक्टर हैं, तो मतलब वो पोजीशन शो कर रहा है। और जब हम पोजीशन शो कर रहे होते हैं तो वहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन हुज का यूज करते हैं। यहाँ पर हमें कंफ्यूजन जो हो रही है वो प्रोनाउंसिएशन में नहीं हो रही है। हमें यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है इसके स्ट्रक्चर में कि हु और एपोस्ट्रोफी एस हमने दे दिया यहाँ पर। तो हमें हु और एपोस्ट्रोफी एस की नीड नहीं है, हमें यहाँ पर पॉजेसिव हु की नीड है जो कि हुज है। आई हैव ए फ्रेंड हुज मदर इज अ डॉक्टर। स्टेटमेंट नंबर 90, he means which he says। हमने पहले पढ़ा है कि which जो होता है वो अपने जो है पिछले शब्द से, पिछले वर्ड से जो है वो कनेक्ट करता है, जिसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारा पिछला वर्ड है वो मीन्स है, और मीन्स यहाँ पर एक वर्ब है। तो हम यहाँ पर जो है which रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं लगाएंगे। which, that, who और whom जो होते हैं वो उनसे पहले एंटीसीडेंट आना लाजमी होता है। ही मीन्स जो कुछ भी वो कहता है,
जो कुछ भी वो कहता है, अगर हम थिंक की यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं है क्या वो चीज़ है, कौन सी बात कर रहा है, हमें बहुत कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि व्हिच, दैट और हु अगर लगे तो वो अपने एंटीसीडेंट को डिफाइन करते हैं, और जो एंटीसीडेंट को डिफाइन नहीं करता वहां पर सिर्फ हम एक ही रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते हैं, वो है व्हाट। तो यहाँ पर जो करेक्शन होगी वो ये होगी, ही मीन्स व्हाट ही सेज, ठीक है ना। तो व्हाट का हम यूज करते हैं विदाउट एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड, हम व्हाट का यूज करते हैं। और मैंने पहले भी बताया है कि व्हिच, दैट, हु और हुम जो होते हैं उन्हें हम कनेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं, जबकि व्हाट को सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। स्टेटमेंट नंबर 91, इन स्टडीज ही इज एज गुड एज शी। हमने पिछले सेंटेंसेस में पढ़ा था कि देन के साथ हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रोनाउन और वर्ब लगा सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए। एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज भी जो है दो चीज़ों को सिमिलर या इक्वल दिखाने के लिए यूज करते हैं कंपैरिजन में। और एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज के बाद में भी हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन और वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। हम कह सकते हैं इन स्टडीज ही इज एज गुड एज शी, और हम कह सकते हैं कि इन स्टडीज ही इज एज गुड एज शी इज। स्टेटमेंट नंबर 92, शी लॉस्ट हिज फोन सो शी इज प्लानिंग टू गेट इट। शी लॉस्ट हिज फोन बहुत ही कॉमन एरर है, आप समझ गए होंगे कि शी अगर फेमिनिन जेंडर को बता रहा है तो वहां पर हम जो उसका जो पोजेशन जो यूज करेंगे वो भी फेमिनिन होगा। तो शी लॉस्ट हर फोन सो शी इज प्लानिंग टू गेट इट। स्टेटमेंट नंबर 93, शी फाउंड हर वॉलेट समवन रिटर्न्ड वन टू हर। बहुत ही मजे का सेंटेंस है। सम, एनी और वन का जो हम यूज करते हैं वो ए और एन की तरह होता है। ए और एन जो है वो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं जो चीज़ों को इनडेफिनेट बनाते हैं। इट और दे का जो यूज है वो द की तरह होता है, डेफिनेट आर्टिकल्स की तरह जो चीज़ों को डेफिनेट बनाते हैं। हम सेंटेंस देखते हैं कि शी फाउंड हर वॉलेट समवन रिटर्न्ड वन टू हर। ठीक है, शी फाउंड हर वॉलेट, हमें पता चल गया कि उसको वॉलेट मिल गया है। ठीक है, शी फाउंड हर वॉलेट। वॉलेट जो वर्ड है वो अब डेफिनेट बन चुका है। जो चीज उसने खोई थी वो भी वॉलेट था, जो चीज मिली है वो भी वॉलेट है। शी फाउंड हर वॉलेट, उसको वॉलेट मिल गया। समवन रिटर्न्ड वन टू हर, किसी ने उसको जो लौटाकर जो चीज दी है वो वॉलेट है, और वही वॉलेट है जो उसने खोया है। जो यहाँ पर वॉलेट जो वर्ड है वो डेफिनेट वर्ड है, और डेफिनेट जब हमें सेंस दिखाना हो तो वहां पर हम वन का यूज, सम का यूज, एनी का यूज नहीं करते, वहां पर हम इट और दे का यूज करते हैं डेफिनेट दिखाने के लिए। और जब वॉलेट जो कि सिंगुलर है तो वहां पर हम इट का यूज करेंगे, वन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वॉलेट यहाँ पर डेफिनेट बन गया है। शी फाउंड हर वॉलेट, सम वन रिटर्न इट टू हर, वन टू हर नहीं होगा। स्टेटमेंट नंबर 94, दे नीड अ लैपटॉप, दे कांट अफोर्ड न्यू वन। यहाँ पर जो एरर है वो बेसिकली प्रोनाउन की एरर नहीं है, बहुत ही मतलब कॉमन एरर है, आप सब समझ गए होंगे क्योंकि मैं आर्टिकल्स की ही बात कर रहा था। ठीक है ना, आर्टिकल में जैसा कि हम एक चीज को दिखाने के लिए जो आर्टिकल यूज करते हैं वो ए और एन होता है, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दे नीड ए लैपटॉप, उन्हें एक लैपटॉप की नीड है। ठीक है ना, बट दे कांट अफोर्ड न्यू वन, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते नया खरीदना। तो उन्हें एक लैपटॉप की जब नीड है तो वहां पर हम अ लगाएंगे। ठीक है ना, जैसा कि हम देखें जो फ्रैक्शन नंबर 2 है वहां पर आर्टिकल की कमी है, और आर्टिकल की कमी की वजह से सेंटेंस इनकरेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर हम सही करेंगे दे नीड अ लैपटॉप बट दे कांट अफोर्ड अ न्यू वन, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। स्टेटमेंट नंबर 95, नॉट एनी स्टूडेंट इन द क्लास कुड आंसर द क्वेश्चन। जहन में रखना कि नॉट एनी से हम सेंटेंस की स्टार्ट नहीं करते, हम यहाँ पर ये लिखेंगे नो स्टूडेंट इन द क्लास कुड आंसर द क्वेश्चन। स्टेटमेंट नंबर 96, ए कहता है हु आर यू, बी कहता है कि आई एम अ डॉक्टर। कहाँ एरर है? सेंटेंस सही लग रहा है, एरर नहीं लग रही हमें, लेकिन एरर यहाँ पर है। हम जब प्रोफेशंस दिखाने की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम हु नहीं व्हाट का यूज करते हैं। अगर फिजिकल फीचर्स दिखाने की बात कर रहे हैं तब भी हम वहां पर व्हाट का यूज करते हैं, हु का यूज नहीं करते। अगर ए कहे हु आर यू और बी जवाब दे आई एम हिज फ्रेंड, मैं उसका दोस्त हूं, तो यहाँ पर हु करेक्ट हो गया है। जब मुझे ये पूछना हो कि आप क्या करते हैं तो वहां पर मैं ये नहीं पूछ सकता कि हु आर यू, मुझे वहां पर पूछना पड़ेगा व्हाट आर यू, आप क्या करते हैं, आप कौन हैं। तो वो कहेगा कि आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, कुछ भी कह सकता है जो उसका प्रोफेशन हो। अगर हमें प्रोफेशन दिखाना हो तो वहां पर हम हु नहीं व्हाट का यूज करेंगे।
अगर फिजिकल फीचर्स की बात करनी हो तब भी हम वहां पर व्हाट का यूज करते हैं, हु का यूज नहीं करते, हाउ का यूज भी नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ वो कैसा दिखता है तो मैं यहाँ पर हाउ नहीं लगाऊंगा, मैं ये लगाऊंगा कि व्हाट डज ही लुक लाइक, वो किस तरह का दिखता है। फिजिकल फीचर्स की बात करनी हो, फेशियल फीचर्स की बात करनी हो, प्रोफेशन दिखाना हो, तो वहां पर हम व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं, विच से हु से क्वेश्चन नहीं पूछते। स्टेटमेंट नंबर 97, इट्स अ लवली बेबी, व्हाट इज इट्स नेम। मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा कि एरर कहाँ है। इट्स एक एपस्ट्रॉफी एस के साथ इट्स, और एक बगैर एपस्ट्रॉफी एस के साथ इट्स। बगैर एपस्ट्रॉफी एस के साथ जो हम इट्स लिख रहे हैं वो इट का पजेसिव है, और जो इट के साथ हम एपस्ट्रॉफी एस देते हैं वो उसका मतलब इट इज होता है। और सेंटेंस की स्टार्ट हमें सब्जेक्ट और वर्ब से करनी होती है, और जो इट्स अ लवली बेबी है इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, और वर्ब के बगैर सेंटेंस बनता नहीं है। बहुत ही प्यारा बच्चा है, और यहाँ पर हम इसका उसका ये वर्ड यूज नहीं कर रहे जो पोजिशन दिखाते हैं। हम यहाँ पर बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, हम कोई पोजिशन दिखा नहीं रहे। तो यहाँ पर हमें सेंटेंस की स्टार्ट वर्ब से करनी होगी। बेसिकली हम जो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं वो इट्स नहीं कहना चाह रहे, हम कहना चाह रहे हैं इट इज अ लवली बेबी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर करना होगा इट एपस्ट्रॉफी एस, या हम लिख सकते हैं इट इज अ लवली बेबी, व्हाट इज इट्स नेम। स्टेटमेंट नंबर 98, देयर इजंट एनी बटर लेफ्ट, कैन आई गिव यू द सॉल्टेड वन। हमने पहले ही पढ़ा है कि वन, सम और एनी का यूज हम ए और एन की तरह करते हैं, इनडेफिनेट की तरह, और वो काउंटेबल होते हैं, एक ही होते हैं। और हम यह कह रहे हैं कि देयर इजंट एनी बटर लेफ्ट, कोई भी बटर जो है वो बाकी नहीं है, तो क्या मैं आपको सॉल्टेड वन दे सकता हूँ, वो बटर जो कि सॉल्टेड है। तो देखिए यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर नो एरर भी हो सकता है और एरर हो भी सकती है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में मीनिंग ले रहे हैं। अगर मैं अपने सेंस की मीनिंग बताना चाहूँ तो मैं कहूँगा यहाँ पर जो एरर है वो पार्ट सी में एरर है। पार्ट सी में एरर क्यों है मैं डिफाइन करता हूँ आपको। बटर जो होता है वो काउंटेबल भी हो सकता है, वो अनकाउंटेबल भी हो सकता है। काउंटेबल तब होगा जब हम बताएं कि ए स्टिक ऑफ बटर, अ बार ऑफ बटर। जब हम ये वर्ड्स यूज करें तो हम कहेंगे कि जो बटर है वो काउंटेबल है। बेसिकली जो बटर होता है वो अनकाउंटेबल होता है। और इस सेंटेंस में एम्बिग्यूटी ये है कि यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि बटर जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ठीक है, और जो यहाँ पर हमने ना स्टिक वर्ड यूज किया है ना बटर के लिए बार वर्ड यूज किया है, और हम यहाँ पर दिखाना ये चाह रहे हैं कि जो बटर है वो अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ हम वन का यूज नहीं कर सकते। देयर इजंट एनी बटर लेफ्ट, कैन आई गिव यू द सॉल्टेड वन, यहाँ पर जो एरर है वो पार्ट सी में एरर है। स्टेटमेंट नंबर 99, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते, जैसा कि ड्रेस, अनड्रेस, कंसंट्रेट, बाथ, शेव। इनके साथ हम इसके साथ हम जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। हाँ, इसका करेक्ट जो सेंटेंस होगा वो होगा ही ड्रेस्ड। अगर हम क्लियरिटी दिखाना चाहें तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं कहूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी है, उसके बावजूद भी वो बहुत ही मुश्किल से अपने कपड़े पहन पाया, उसने खुद ही अपने कपड़े पहने। तो यहाँ पर देखो क्लियरिटी जब मुझे देनी है तो वहाँ पर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ विथ डिफिकल्टी। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि वो अब बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है, वो अपने कपड़े खुद पहन सकता है, तो यहाँ पर मुझे क्लियरिटी देनी है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कपड़े जो उनके पेरेंट्स ही पहनाते हैं, मदर फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जब वो बड़े हो जाएं तो अपने कपड़े खुद पहन सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैं क्लियरिटी देने की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकता हूँ, ही इज ओल्ड इनफ टू ड्रेस हिमसेल्फ। ठीक है, तो हमें जहन में ये रखना होगा कि ड्रेस, अनड्रेस, कंसंट्रेट, बाथ, शेव, ये कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज नहीं करते। हम तभी कर सकते हैं जब हमें क्लियरिटी दिखानी हो। स्टेटमेंट नंबर 100, दे एब्सेंट देमसेल्व्स द क्लास। एब्सेंट के साथ जो है हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं, प्राइड के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, अवेल के साथ। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाजमी लगाना होते हैं, इनके बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता। जैसा कि एंजॉय भी एक इनमें वर्ब्स है। ठीक है, और दूसरी बात ये मेन के ये ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो लगता है लेकिन इनके साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी लगता है। जैसा कि आपने अवेल वर्ड पढ़ा होगा, लेकिन अवेल के साथ काफी ज्यादा जो लोग हैं वो ऑन का यूज करते हैं। अवेल के साथ हम ऑफ लगाते हैं, प्राइड के साथ हम ऑन का यूज कर सकते हैं, इसी तरह एब्सेंट के साथ हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। दे एब्सेंट देमसेल्व्स फ्रॉम द क्लास। स्टेटमेंट नंबर 101, हेल्प हिमसेल्फ। बहुत ही कॉमन जो सेंटेंस है,
इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हमने पढ़ा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो हम लिखते नहीं, लेकिन सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है और वो अंडरस्टूड सब्जेक्ट जो यू होता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यू हेल्प, तुम अपनी हेल्प खुद करो। तो यू किसकी हेल्प करेगा? यू खुद की हेल्प करेगा। और यू के लिए जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं वो हिमसेल्फ तो नहीं होता, वो योरसेल्फ होता है। यू हेल्प योरसेल्फ। तो यहाँ पर हमारे प्रोनाउन की एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस जो भी थे वो हमने कवर कर लिए। ये हमारी सीरीज का लास्ट जो है वो लेक्चर था प्रोनाउन डिटेक्शन का। हमने थोड़ा फास्ट कवर किया है, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा जो भी हमने पढ़ा है यहाँ पर। प्रोनाउन की एरर डिटेक्शन के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि प्रोनाउन को समझने के लिए नाउन को समझना ज़रूरी होता है, और आपने देख लिया होगा कि क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि नाउन को हमें रिप्लेस करना होता है। और जो भी हमने क्वेश्चन पढ़े एरर डिटेक्शन के, एटलीस्ट 100 किए हैं, बहुत सारे रूल भी हमने कवर किए हैं, 2 3 1 1 2 3 रिलेटिव प्रोनाउन के, कनेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, जो भी हमने पढ़े हैं, वन का यूज़ वगैरह, आपको सारे समझ आ गए होंगे। अभी आप इनकी प्रैक्टिस करें, थोड़ा डिटेल में इनके टैब्स को पढ़ें, क्योंकि हमने यहाँ पर टैब्स को डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो आप थोड़ा टैब्स को पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप इनको प्रैक्टिस करें, कोई भी एग्जाम हो आप इसे कवर कर लेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्वेश्चन टेक्स्ट पर होगा, और उसके लिए मैंने सोचा है कि हम उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होगी वो भी कवर करेंगे, और क्वेश्चन टेक्स्ट को भी हम साथ में एरर डिटेक्शन जो है उसकी क्वेश्चन है वो भी हम करते जाएंगे। सो अगर आप कोई भी कमेंट देना चाहें, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप किसी भी वक्त लिख सकते हैं और मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो जल्दी होगा और आप सबसे जल्दी मिलना होगा। थैंक यू, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।